हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे विलयन का भाग 2। इसमें हम जानेंगे विलयनों की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं इस बात को। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को और कमेंट करके। क्या होता है सांद्रता, इस पद को हम लोग जानेंगे। सांद्रता कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई विलयन है, उसमें विलय कितना उपस्थित है, उसकी मात्रा कितनी है, चाहे ग्राम में चाहे ml में। तो जितना मात्रा है वही उसकी सांद्रता है। सांद्रता को C से सूचित करते हैं। C से, यहाँ से C लिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ से C ले लिया गया है। तो आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया गया है। 1 लीटर में पानी, अगर केवल पानी लेते हैं आप तो इसको शुद्ध अवस्था में कब माना जाता है, शुद्ध अवस्था में, और इसको इस समय सांद्र नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप कोई नमक डाल दीजिए या चीनी डाल दीजिए, तब इसके अंदर एक जो गुण आ गया नमक डालने के चलते, वही इसका सांद्रता कहलाता है। पानी में नमक डालने में पानी नमकीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि नमक का सांद्रता इसमें हो जाता है, यानी इस स्थिति को हम लोग सांद्रता कहेंगे। तो अब आगे देखिए आप लोग, सांद्रता को गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से दिखाया जा सकता है। मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होता है इसको समझेंगे। गुणात्मक मतलब गुण के आधार पे, मात्रात्मक मतलब मात्रा के आधार पे। इसमें हम गुण के आधार पे बांटेंगे, इसमें हम मात्रा के आधार पे बांटेंगे। यानी विलयन में जो सांद्रता लिया गया है विलय का, उसका गुण कैसा है उस आधार पे भी होते हैं विलयन, और मात्रा कितना है उस आधार पे भी बांटा जाता है। तो गुण देख लीजिए। गुणात्मक सांद्रता में हम लोग विलयन को 2 रूप में देखते हैं। एक कहते हैं तनु विलयन, एक कहते हैं सांद्र विलयन। तनु विलयन का मतलब हमारा होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, और सांद्र का मतलब कॉन्सेंट्रेशन से होता है। तनु का मतलब होता है थोड़ा मात्रा में। अगर विलयन में कोई विलय थोड़ा मात्रा में मिला हो, कोई सॉल्यूट जो है कम मात्रा में हो, जैसे मान लीजिए बहुत कम मात्रा, मान लीजिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच अगर हम ले लेते हैं चीनी या नमक, तो बहुत कम मात्रा है, उसको कहा जाएगा तनु विलयन। लेकिन वही अगर हम इस 1 लीटर चीनी में 250 ग्राम चीनी डाल दें, 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी, तो इसे कहा जाएगा सांद्र विलयन। क्योंकि अब जो है विलयन ज़्यादा मीठा लगेगा। 1 चम्मच डालने पे थोड़ा कम मीठा लगेगा, ज़्यादा डालने पर थोड़ा ज़्यादा मीठा लगेगा। यानी जब स्वाद उसका ज़्यादा अधिक मात्रा में महसूस हो तो समझ लीजिएगा सांद्र विलयन। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखता हो। वही किसी खाना में डाला गया नमक किसी को ज़्यादा कम लगता है, किसी को ज़्यादा अधिक लगता है, किसी को सिंपल सा लगता है। तो ये आदमी के दिमाग पर, आदमी के मन पर डिपेंड है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। हम तब किसको ज़्यादा महत्व देंगे? तो मात्रात्मक सांद्रता को मेनली रूप से इम्पोर्टेंस देंगे। तो हम लोग देखेंगे मात्रात्मक सांद्रता। इस बात को नोट कीजिए, तो हम लोग डिटेल में जानेंगे मात्रात्मक सांद्रता। इसमें कौन कौन आता है? द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर मोलंश, फिर मोलरता, फिर नर्मलता, फिर परमलता, फिर आता है एक और लास्ट है जिसका नाम है मोललता। उस सबको देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे मात्रात्मक सांद्रता, यानी मात्रा के आधार पर। मात्रात्मक सांद्रता का मतलब हम देखेंगे कि विलयन में वो विलय या कोई भी घटक कितनी मात्रा में है, कितना ग्राम, कितना ml, फिर से और भी कई सारे होते हैं, हम देखेंगे एक एक करके। तो मात्रात्मक सांद्रता में पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। यानी इसमें पूरा विलयन द्रव्यमान में लिया जाएगा, लीटर में या आयतन उसका नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसका द्रव्यमान लिया जाएगा। समझने वाली बात है। द्रव्यमान क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। द्रव्यमान 2 शब्दों से बना, द्रव्य है, एक मान है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और मान का मतलब होता है उसका मात्रा। अभी मात्रा आप समझ सकती हैं, मात्रा किसी में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, और सारे कई सारे
मीटर में भी हो सकता है, हाँ मीटर में भी हो, नहीं द्रव्यमान मीटर में नहीं दिया जाता है। तो पदार्थ की मात्रा, जैसे मान लीजिए पदार्थ हम ले लेते हैं चीनी, अगर वो हम 1 kg लेते हैं तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। इसको द्रव्यमान कहते हैं। तो शायद आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए, तो हम यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं, W/W, मतलब W का मतलब वेट होता है, WEIGHT, वेट मतलब भार होता है। वैसे तो भार होता है, लेकिन केमिस्ट्री में द्रव्यमान को वेट माना जाता है, भार ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स में अगर वेट कहते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो वेट का मतलब गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर जो बल लगता है उसको वेट कहा जाता है, और द्रव्यमान अलग चीज़ होता है। लेकिन केमिस्ट्री में आप भार बोल सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो हमें उसका प्रतिशत निकालना है कि किसी विलयन में कितना उसका द्रव्यमान, किसी विलय का या किसी घटक का कितना मात्रा उपस्थित है। तो मात्रा, जैसे हम अपने परीक्षा में एग्जाम में इतने नंबर का हमारा एग्जाम होता है, मान लीजिए 500 का होता है या 600 का, तो 600 में कितना लाए, उसको ना जितना लाए उसको 100 से गुणा करके हम अपना परसेंटेज निकाल देते हैं। तो ये है, उसी तरह ये भी है, उस पूरे द्रव्यमान में कितना मिलाया गया है। जैसे आप कोई पाउडर का डब्बा ले लीजिए, मान लीजिए जैसे हॉर्लिक्स है, उस डब्बे में जो भी मिलाया गया, कुछ प्रोटीन मिलाया गया होगा, कुछ गेहूं के दाने में, गेहूं के पीसे हुए भाग मिलाए गए होंगे, तो उसमें सभी भागों को कितना कितना मात्रा में मिलाया गया, उन सभी को इसमें निकाला जाता है द्रव्यमान प्रतिशत में। इतने भी आजकल बाजार में डब्बे आते हैं जिसमें हर पूरा द्रव्यमान ही रहता है, पानी जैसा नहीं रहता, तो समझ लीजिए इसको इसमें भरा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत में दिखाया जाता है। उस डब्बे पे आप लोग देखे भी होंगे, उस डब्बे पे लिखा रहता है प्रोटीन, यहाँ पे लिख दिया रहता है 3%, 0.3%, सभी का मात्रा वहाँ पे लिखा रहता है। डब्बा कोई लीजिएगा आप डब्बा, उसी तरह अगर पानी वाला होगा तो उसमें पानी वाला परसेंटेज दिखाता है, आयतन प्रतिशत। अगर किसी आयतन में कोई द्रव्यमान मिला होगा तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उन सभी को हम समझ लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। यानी इसमें क्या रहेगा, विलय और विलायक दोनों द्रव्यमान में ही लिया जाएगा। ये बात क्लियर। तो हम बोल रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत निकाला कैसे जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो हो सकता है कि उस विलयन में कई सारे घटक मिले हो, लेकिन हमें मुख्य रूप से 2 घटक पे ही फोकस करना है, 2 घटक ही लेना है। तो हम किसी का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। हो सकता है उसमें जो भी अवयव हो उसमें प्रत्येक का प्रतिशत निकालना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अवयव का प्रतिशत। जो उस विलयन में जो भी अवयव को हम ले रहे हैं उसका द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो विलयन में जो उपस्थित अवयव है उसका द्रव्यमान ले लेंगे, अब बटा में पूरे विलयन का द्रव्यमान ले लेंगे और 100 से हम गुणा कर देंगे। बिल्कुल वही है जैसे हम परसेंट निकालते हैं अपने एग्जाम में, जो रिजल्ट आता है कि जितना टोटल हमारा 500 का था तो उसमें 400 आया, तो हम 100 से गुणा करके रिजल्ट निकाले। तो क्या होगा, इसमें समझ में आ रहा है कि उस विलयन के द्रव्यमान में कितना विलय का द्रव्यमान उपस्थित है। विलय नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि कौन अधिक मात्रा में है कौन कम मात्रा में, हो सकता है दोनों बराबर मात्रा में हो, तो इसलिए किसी को विलय और किसी को विलायक कहना भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ना लिखकर अवयव का लिखें। तो अब समझिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए यदि एक विलयन है और उसमें 2 अवयव ए हैं और बी हैं, ये 2 अवयवों से मिलकर बना कोई विलयन, यानी विलयन ठोस में भी रह सकता है। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि विलयन ठोस में भी रह सकता है, बस समान ही रहना चाहिए, मतलब सारा भाग एक जैसा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो इस स्थिति को हम विलयन मान सकते हैं, ठोस में भी विलयन रहता है। फिर मान लीजिए हमें ए का प्रतिशत निकालना हो, ए का द्रव्यमान प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे, तो W/W लिख कर हम उसके नीचे ए लिख देंगे, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, तो जो अवयव ए है उसका ऊपर द्रव्यमान रहेगा, और टोटल विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो जो दूसरा अवयव बी है और जो अवयव ए है दोनों का द्रव्यमान जोड़ देंगे तो टोटल हमारा निकल जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे। उसी प्रकार बी का निकालना होगा
तो बी का निकाल लेंगे। ये W/W क्या सूचित कर रहा है? अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, आसान भी रहेगा ये लिखना। और जैसे समझ लीजिए मैं कह दूं कि 10% ग्लूकोज का जल में विलयन, यानी पानी में मैं 10% ग्लूकोज ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? W/W लिया जा रहा है, यानी यहाँ पे पानी को लीटर में नहीं लिया जा रहा बल्कि केजी में लिया जा रहा है, इसलिए W/W लिखा है। लीटर में लिया जाता तो यहाँ पे आयतन लिया जाता, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो 10% ग्लूकोज का जल में विलयन, W/W का अर्थ क्या है? तो 10% का मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में डाला गया और फाइनली कितना विलयन मिला? 100 ग्राम का विलयन प्राप्त हुआ। यानी 10% जो हम ग्लूकोज लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि 10% हटता तो नीचे 100 आता है, मतलब 100 पूरे बिलियन के 100 भाग में 100 ग्राम मिल लेते हैं, क्योंकि ये द्रव्यमान है तो ग्राम लेते हैं। ज़्यादातर ग्राम में ही लिया जाता है इन सब चीज़ों में, इसलिए ध्यान रहे। केजी भी लिया जाता है लेकिन अभी कम मात्रा में ग्राम में लिया जाता है। तो 100 ग्राम में कितना ग्राम ग्लूकोज है? 10 ग्राम ग्लूकोज है। बिलियन का कितना कुल द्रव्यमान है? 100 ग्राम है। तो विलायक का कितना होगा? तो 100 में से घटा देंगे 10, आ जाएगा हमारा 90 ग्राम। 90 ग्राम किसका होगा? जल का होगा। इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं। इस पे एक सवाल भी है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो इनका उपयोग कहाँ होता है? जितने भी केमिकल पाउडर बनाए जाते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। उसके डब्बे पर आप देख भी सकते हैं, वहाँ पे सभी जो जो उसमें मिलाया गया रहता है उसका सबका परसेंटेज वहाँ पे बगल में लिख दिया जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत को सूचित करता है। पाउडर एक ठोस है, इसमें सभी चीज़ें जो जो मिलाई गई रहती हैं सब पर W/W लिखा गया रहता है। उसको आप ध्यान से देखिएगा, ये भी भाग वहाँ पे लिखा रहता है W/W, WIV, वो सब लिखा रहता है। तो इससे संबंधित हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक इसे नोट कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित एक प्रश्न है जो NCERT में दिया गया है, इसको देख लीजिए। इसका हम लोग हल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे जानेंगे दूसरी सांद्रता। क्या है प्रश्न कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन 22 ग्राम टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। यानी जो बेंजीन है 22 ग्राम, वो किस में घुला है? 22 ग्राम टेट्राक्लोराइड में घुला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ध्यान से देखते तो दोनों बराबर है, इसलिए मैंने कहा ना कि दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए अवयव कहेंगे। इसमें हमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें दोनों का निकालना है। तो क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे W बेंजीन का मान दे दिया है, उसका भार दे दिया है। यहाँ पे हम लिखते हैं WC6H6। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, आप लोग जानते होंगे। कितना दिया है? 22 ग्राम। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया है? CCl4 कहा जाता है इसको, CCl4 इसका सूत्र होता है, इसका भी दिया है 22 ग्राम। अब हमें किसी एक का निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। W/W इसका निकाल लेते हैं बेंजीन का पहले। तो W/W बेंजीन यानी C6H6 द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसका द्रव्यमान ऊपर होगा कितना? तो W बेंजीन लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे W बेंजीन C6H6 बटा में W बेंजीन C6H6 और प्लस में W कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, गुणे 100 कर देंगे। यानी यहाँ पे हम लोग इसका कितना है? 22 ग्राम है। इसका कितना है? 22 ग्राम ही तो है। इसका कितना है? 22 ग्राम ही है। गुणे 100 कीजिए, कितना आएगा? नीचे 44 हो जाएगा, ऊपर 22 है, यानी 22 ग्राम बटे 44 ग्राम इंटू 100, ग्राम से ग्राम हो जाएगा, ये 22 दूना के 44 होता है, 2 से ही कट जाएगा 50%, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 50%। यानी बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत W/W 50% है, यानी आधा भाग है ये,
तो निश्चित है दूसरा ये भी आधा भागी होगा CCl4, लेकिन उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। इस बात को यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ पे हम निकालते हैं W/W CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मान कितना है 22 ग्राम। नीचे 22 + 22 लिया जाएगा 22 ग्राम। वैसे ग्राम लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये मात्रक में नहीं आते। प्रतिशत में कभी भी मात्रक नहीं आता, वो कट जाता है क्योंकि हम यहाँ पे भाग बताते हैं, मात्रक नहीं बताते। तो 22 ग्राम × 100 कर देंगे। यहाँ पे भी कितना आएगा 50% आएगा। तो दोनों 50% अवेलेबल है बिलियन में। इस बात को नोट कीजिए। तब हम लोग दूसरी सांद्रता देखेंगे, आयतन प्रतिशत। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आयतन प्रतिशत। इसमें हम जानेंगे आयतन प्रतिशत। समझ लीजिए आयतन प्रतिशत होता क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज W/V। W/V नहीं होगा, जो यहाँ पे आयतन प्रतिशत का मतलब V/V, दोनों आयतन में लिया जाएगा। यानी विलयन में जो अवयव उपस्थित होंगे तो पूरे विलयन को भी आयतन में लिया जाएगा, जो उसमें डाला जाएगा विलय उसको भी आयतन में ही लिया जाएगा। तो अवयव का आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं अवयव ले रहा हूँ। अवयव का मतलब जो जो विलयन में मिलाए गए हैं, वो विलेय हो चाहे विलायक हो, दोनों को लिया जा सकता है। तो उनका आयतन लिया जा सकता है, नीचे पूरे विलयन का आयतन लिया जा सकता है। यानी जब दोनों ही आयतन लिया जा रहा है तो किसी का भी निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों आयतन ही लिया जा रहा है। तो हो सकता है जो ज़्यादा मात्रा में उसको भी उसका भी आयतन प्रतिशत निकाला जा सके। इसलिए हम यहाँ पे अवयव लिखेंगे, विलेय नहीं लिखेंगे। विलेय लिखने से गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि विलेय का मतलब हम लोग समझते हैं कम मात्रा में। कम मात्रा में इस स्थिति में कोई गारंटी नहीं है कि कोई कम मात्रा में हो, कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं हो सकता, दोनों बराबर भी हो। तो अवयव का आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो किसी भी अवयव का निकालना होगा तो उसका आयतन ऊपर ले लेंगे, नीचे पूरे विलयन का आयतन ले लेंगे, गुणे 100 कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर विलयन में दो अवयव A और B हैं, तो हमें इनका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो V/V, A का हम V/V निकालेंगे, मतलब आयतन प्रतिशत निकालेंगे। क्या करेंगे, A का आयतन लेंगे बटा में A और B का आयतन लेंगे, मतलब टोटल विलयन का आयतन, गुणे 100 कर देंगे। उसी तरह B का निकालना होगा तो ये कर देंगे। जैसे में आप समझ लीजिए 10% अगर हम एथेनॉल ले लेते हैं, उसको जल में डाल के बनाए हैं विलयन, तो एथेनॉल एक शराब को एथेनॉल कहा जाता है, एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो 10% एथेनॉल मिलाया गया पानी में, तो निश्चित पानी भी जल आयतन में लिया गया होगा मिलीलीटर में, एथेनॉल को भी ml में लिया गया होगा, तभी V/V यहाँ पे लिख रहा है। 10% एथेनॉल का जल में विलयन यानी V/V का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि 10 ml एथेनॉल को क्या किया गया है, 90 ml जल में मिलाया गया है, और मिला के कितना विलयन बनाया गया है, 100 ml विलयन बनाया गया है। तो परसेंट का मतलब भी 100 होता है। परसेंट का मतलब ही होता है कि परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, यानी 100 भाग में 10 भाग। अगर हम इसको ml में लेते हैं तो इसको भी ml में लेंगे, यानी 100 ml विलयन में 10 ml एथेनॉल मिलाया गया है। तो शेष क्या मिलाया गया है, तो 100 में से घटा देंगे 10, आ जाएगा हमारा 90, यानी 90 क्या मिलाया गया, 90 ml जल मिलाया गया है। इस बात को तो ज़्यादातर हम किसी भी जितना भी हम बात करेंगे मात्रात्मक सांद्रता का, उसमें हम 100 भाग में ही देखेंगे, क्योंकि इस परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 भाग में देखना। तो इसीलिए हम 100 भाग ही ले रहे हैं। ज़्यादातर 100 ml लिया जा रहा है, 100 ml, क्योंकि लीटर नहीं ले सकते, क्योंकि लीटर लेंगे तो 1000 लीटर लिया जाता है, इसलिए अधिकतर आपको ml में ही मिलेगा। हो सकता है कहीं कहीं लीटर में भी बदलने की जरूरत हो, तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे। इस बात को आप लोग नोट कीजिए। तब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो अब हम लोग देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है होता है, इसको समझ लीजिए। मास वॉल्यूम परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि विलयन का आयतन लेंगे और उसमें उपस्थित जो विलय होगा उसका द्रव्यमान लेंगे, यानी इसको ग्राम में लेंगे तो इसको ml में लेंगे, W/V। तो निश्चित है कि मैंने यहाँ पे विलय का प्रयोग किया है, तो इसमें जो हम विलय लेंगे हमेशा उसको ग्राम में लेंगे और कम मात्रा में ही लेंगे हमेशा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा विलय की मात्रा बटा में विलयन का आयतन। तो अब यहाँ पे हम विलय लिख सकते हैं।
यानी जब कोई पदार्थ हमेशा कम मात्रा में लिया जाता है तब उसको विलेय लिखना अच्छा होगा। लेकिन जब कंडीशन फिक्स ना हो, अगर दोनों बराबर हो जाए या अधिक कोई भी हो जाए कोई कम हो जाए, तब वहाँ पे विलेय नहीं लिया जाता, वहाँ पे अवयव लिखा जाता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो जो कम मात्रा में लिया जा रहा है उसको विलेय की मात्रा बोलेंगे, और जो अधिक मात्रा में लिया जा रहा है उसको विलयन का आयतन बोलेंगे। अधिक मात्रा में नहीं, पूरे विलयन का आयतन लेंगे। मात्रा यहाँ पे हमेशा ग्राम में रहेगा, यहाँ पे आयतन हमेशा ml में रहेगा। 100 से गुणा कर दिया जाता है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें चूंकि एक ही अवयव है कम मात्रा में, इसलिए इसको विलेय लिया गया है। अब इसमें दो घटक ए और बी की बात नहीं होगी। कैसे, जैसे में समझ लीजिए 10% हम KCl ले लिए W/V। इसका मतलब क्या है कि 100 ml जो विलयन है, 100 ml विलयन में उसमें 10% 10 ग्राम KCl घुला हुआ है। KCl का ग्राम में लिया गया मात्रा है 10 ग्राम, और विलयन का आयतन 100 ml में लिया गया है। यानी आयतन में है और ये द्रव्यमान में। तो पानी कितना है इसमें, तो 100 में से घटा देंगे 10, 90 ग्राम, 90 लीटर कहेंगे ना, लीटर नहीं ml कहेंगे। 90 ml पानी लिया गया है, और 10 ml को 10 ग्राम किसको लिया गया है, नहीं गलत बोल रहे मैं, यहाँ पे सच में कुछ अलग तरीका है। 10% में 10 ग्राम जो है KCl है, और 10 ग्राम में 100 ml पानी लिया गया। 100 ml में 10 ग्राम डाला गया है। क्योंकि आयतन है और ये द्रव्यमान है तो ये जुड़ नहीं सकता, तो हम 110 नहीं लिख सकते, तो 110 ml नहीं लिख सकते। इसको हम इस तरह समझेंगे, ये आयतन और द्रव्यमान को नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 ग्राम लिया गया है 100 ml में, यानी पानी 100 ml है और उसमें KCl कितना है, 10 ग्राम है। इसलिए यहाँ पे इस तरह अर्थ नहीं निकालेंगे कि 10% का मतलब यहाँ पे 10/100 हो गया, तो 100 ml में से 10 ग्राम KCl हो गया, तो 90 ग्राम 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 ml पानी होगा। ये गलत आंकड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये आयतन में है और ये द्रव्यमान में, तो जुड़ नहीं सकते दोनों। इसीलिए अब इस बात को नोट कीजिए। इन सब को आप जितना पढ़ रहे हैं, इन सब का प्रयोग केमिकल, जितना भी फार्मेसी है, दवाइयों का फैक्ट्रिया या जो भी औषधियाँ बनाई जाती है, जो भी डब्बे में चीज़ बनाया जाता है, उसमें कौन कितना मात्रा मिलाया जाता है उसको लिखा गया रहता है। अब कोई भी लिक्विड वाला ये ज़्यादातर यूज होता है। अगर किसी दवाई को, किसी मेडिसिन को उसके अंदर कोई चीज़ डाल के, प्रोटीन 10 ग्राम या जो भी डाल के बनाया जाता है, तो देखिएगा उसमें 10% W/V लिखा होगा बगल में। शीशे का डब्बा या कोई भी डब्बा देख सकते हैं, उसमें लिखा गया होगा ये सब। तो यहाँ सब इनका प्रयोग होता है पूरे दैनिक जीवन में, जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं केमिकल्स की। इस बात को नोट कीजिए। तब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, ppm भाग प्रति मिलियन। अब हम लोग देखेंगे भाग प्रति मिलियन। ये चौथा सांद्रता व्यक्त करने का एक नियम है। भाग प्रति मिलियन का मतलब मिलियंस में कितने भाग हैं, नहीं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन। इसको हम लोग इस तरह दिखाते हैं, प्रति मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 लाख में आप लोग जानते हैं 5 जीरो होता है, तो इसको हम लोग 10⁵ लिख लेंगे, लेकिन 1 लाख में। लेकिन 1 मिलियन का आएगा तो 10 लाख होता है, तो इसमें हम 6 जीरो लिखेंगे, 10⁻6। तो यानी यहाँ पे 10⁻6 का प्रयोग होगा, आप समझ गए। तो इसका शॉर्टकट हो जाता है ppm लिया जाता है। तो इसका यूज कहाँ होता है, अभी तो हमने देखा कि 100 भाग ही लिया जाता है, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 100 भाग। लेकिन यहाँ पे मिलियंस भाग आ गया, यानी परसेंट ऑफ मिलियन। अब जो परसेंट होगा मिलियंस में लिया जाएगा। तो समझने वाली बात क्या है कि जब विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो, किसी बड़े से भाग में, किसी विलयन में बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हो, तो सांद्रता को ppm में दिखाया जाता है। और ये ज़्यादातर यूज होता है समुद्र बहुत बड़ा है, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस की मात्रा है या किसी भी लवण की मात्रा बहुत कम मात्रा में होगी, क्योंकि बहुत बड़ा। जैसे उसी तरह वायुमंडल है, इतना बड़ा वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होगा। तो जब बड़े बड़े चीज़ों में छोटे मात्रा को बताने की बात होती है, तो हम यहाँ पे ppm की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बिलियन है बहुत बड़ा भाग है बिलियन का। इसीलिए
100 भाग बहुत छोटा भाग है, इसलिए यहाँ पर हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है पीपीएम में? जो अवयव है, यानी यहाँ पे भी हम भाग की बात कर रहे हैं तो भाग अवयव में ही लेंगे, इसमें कोई कम मात्रा में कोई अधिक मात्रा में नहीं कर सकते, यहाँ पे अवयव पे आएंगे। तो अवयव के भागों की संख्या मतलब अवयव का कितना भाग है, भाग का मतलब उसका द्रव्यमान में भी हो सकता है, आयतन में भी हो सकता है, दोनों ध्यान देना है। जब भाग कहेगा तो वो आयतन में भी लिया जा सकता है, द्रव्यमान में भी लिया जा सकता है। मात्रा कहेगा तो द्रव्यमान में लिया जाएगा, आयतन कहेगा तो ml या लीटर में लिया जाएगा, लेकिन भाग कह रहा है तो दोनों में लिया जा सकता है, दोनों कंडीशन है। तो अवयव का कितना भाग है उसको देख लेंगे, ऊपर रख देंगे। अब बिलियन में उपस्थित जो भी सभी अवयव हैं, अवयव इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक बड़े से भाग में कई सारे चीज हो सकते हैं, कई सारे 2 3 4 अवयव हो सकते हैं, विलेय हो सकते हैं, इसलिए उनको अवयव बोला जा रहा है। तो कुल भागों की संख्या, जितने भी अवयव हैं सभी बिलियन में जितने भी अवयव हैं उनके कुल भागों की संख्या, मतलब द्रव्यमान होंगे तो सारा द्रव्यमान ले लेंगे। अब चूंकि हम इसको मिलियंस में निकाल रहे हैं प्रति मिलियन में, तो हमें 10⁶ से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 मिलियन से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा भाग प्रति मिलियन पीपीएम निकल पाएगा। 100 से गुणा नहीं करेंगे, 100 से करेंगे तो परसेंटेज में चला जाएगा। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि पीपीएम को हम W/W भी ले सकते हैं, यानी दोनों द्रव्यमान में ले सकते हैं, V/V भी ले सकते हैं, यानी दोनों आयतन में भी लिया जा सकता है, W/V भी लिया जा सकता है, यानी ऊपर वाला द्रव्यमान में, नीचे ये जो है इसको आयतन में लिया जा सकता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे समुद्र है, समुद्र जल, उसमें जो ऑक्सीजन है 5.8 ppm है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि 10⁶ ग्राम जल में समुद्र के 1 मिलियन भाग में, वो भी ग्राम में लिया गया यहाँ पे, तो 10⁻1 मिलियन ग्राम में, ये समझिए कि 1 मिलियन ग्राम में यानी 10⁻6 ग्राम पानी में जो ऑक्सीजन है वो कितना ग्राम है? 5.8 ग्राम है। इतने मतलब पानी बहुत बड़ा समुद्र है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी, इसलिए पीपीएम में लिया जा रहा है। आपको सिंपल मैं और तरीका समझाऊंगा, अभी थोड़ा और देख लीजिए। जल या वायुमंडल में जो प्रदूषक होते हैं, चाहे CO2 हो, चाहे जो भी हानिकारक गैस हो या कोई अवयव हो पानी में या वायुमंडल में, उनको भी किस में व्यक्त किया जाता है? पीपीएम में ही व्यक्त किया जाता है। एक और चीज़ है जिसको कहा जाता है माइक्रोग्राम मिलीमीटर प्रति ml मिलीलीटर, तो माइक्रोग्राम प्रति ml लिया में भी व्यक्त किया जाता है। तो माइक्रो में भी कितना होता है हम लोग जानते हैं, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 -6 होता है। तो यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है, मिली भाग में ही लिया जा रहा है, यानी ml मिलियन भाग में ही लिया जा रहा है। तो सिंपल सा आप इस बात को समझ गए। अब और क्या समझना है कि ये कैसे निकाला जाता है। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, आप भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप समुद्र में से 1 लीटर पानी निकाल लीजिए, अब उस 1 लीटर पानी में मापिए कि कितना नमक है या चीनी है। हाँ, नमक ही होगा। कितना नमक है, जितना नमक होगा उस तरह पे हम निकाल सकते हैं। अब जैसे आप देखते हैं, आपने सुना होगा कि वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना है? 0.03% है। इसका मतलब क्या है? परसेंट हटाइए, नीचे आएगा 100, ये पॉइंट हटाइए, नीचे आएगा 100, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10,000, यानी इसका मान आएगा लगभग 3/10,000। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे वायु के 10,000 ग्राम में केवल 3 ग्राम ही CO2 है। तो आप समझ रहे बात को? वायु को कुछ बर्तन में पैक किया गया, नाप के देख लिया गया कि उसमें कितना CO2 है, उसी आधार पे बता दिया गया कि पूरे वायुमंडल में CO2 कितना है? 0.3% है, यानी उसके कुछ एक इकाई भाग को निकाल के बताया गया है। उसी तरह हम इकाई मान को निकाल के पूरे मान का अंदाजा लगा लेते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन 21% कहता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम 100 ग्राम हवा लें, इस जो वायुमंडल में जो हवा है यहाँ पे हमारे चारों तरफ, उसको हम 100 ग्राम ले, उसमें से किसी गुब्बारे में 100 ग्राम भर दें या किसी बर्तन है जो 100 ग्राम का, उसमें भर दें उस हवा को, तो उसमें कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा? 21 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। बाकी सब क्या होंगे? नाइट्रोजन होंगे, CO2 होगा और कुछ होगा।
तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो अब शायद बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग सांद्रता व्यक्त करने का अभी तक हमने 4 तरीका देखा। अब और है, मोलंश है, मोलरता है, फिर मोललता है। लेकिन एक और भी है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, जो प्राइवेट किताबों में दिया रहता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया। उसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।